आपको पता है एग्जाम की तैयारी में सबसे ज़्यादा टेंशन किस बात की होती है? क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फुल ब्रेकडाउन। तो चिल करो और मेरे दिए हुए नोट्स रेडी रखो। और इन केस अगर आपके पास मेरे नोट्स नहीं हैं तो जल्दी से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और वहाँ से नोट्स ले लो। नमस्कार, सीताराम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैराथन। तो जैसा आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं वो सबसे पहले हम लोगों ने लिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आप लोगों का इन विच कंडीशन लीग टूर्नामेंट आर बेटर देन नॉकआउट टूर्नामेंट। कौन सी कंडीशन में लीग टूर्नामेंट जो है नॉकआउट टूर्नामेंट से बेटर है। तो 2 पॉइंट्स मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि वैसे एक तो नंबर ऑफ चांसेस जो है लीग के अंदर वो सभी को इक्वल मिलते हैं, तो एक तो इसलिए बेटर है। दूसरा स्पेक्टेटर्स का जो इंटरेस्ट है वो क्या रहता है, बना रहता है, ठीक है ना। तो वो उनको नंबर ऑफ मैचेस देखने के भी ज़्यादा मौके मिलते हैं। तो ये 2 कंडीशन पे जो है वो नॉकआउट से बेहतर है आप लोगों का क्या, लीग टूर्नामेंट। तो इसी के साथ ये वाला पॉइंट होता है आप लोगों का कंप्लीट। दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने दूसरे वाले क्वेश्चन का और तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर भी लिखा हुआ ताकि आप प्रेजेंटेशन समझ सको किस तरीके से आप अपने आंसर्स अपनी नोटबुक के अंदर बोर्ड एग्जाम के अंदर लिख कर आओगे। तो वो चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान रखना। साथ के साथ फ्लो चार्ट भी बना लेना, पॉइंट्स लिख लेना। कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, वो चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। थोड़ा सा आवाज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। तबीयत ख़राब है, गला बैठा हुआ, फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि से वीडियो को लाइक करो और साथ के साथ शेयर भी कर देना अपने यार दोस्तों के साथ ताकि वो PYQ के बेसिस पर अपने मार्क्स जो है वो क्या कर सके, कवर कर सके। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनीमिया। एनीमिया क्या है कि से एनीमिया होता है आपका ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन और RBC की अमाउंट कम होना, उसको हम लोग बोलते हैं एनीमिया। तो ये डेफिनेशन मैंने आप लोगों को लिख दी है। इसी कॉन्सेप्ट पर आप लोगों को क्या मिल जाएंगे, 2 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वो है व्हाट आर दी पॉइंट्स यू शुड कीप इन माइंड वाइल परफॉर्मिंग गोमुख आसना। क्यों से गोमुख आसना परफॉर्म करते हुए आप लोग कौन से पॉइंट अपने दिमाग में रखोगे। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, प्लस आप लोगों को क्या बताना, प्रोसीडर बताना एक तरीके से। तो यहाँ पर इसको किस में लिखोगे, पॉइंट्स में लिखोगे। तो वो ही चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। एक तो आपको अपनी हील्स जो हैं वो अपने बुटेक्स से जो है क्या करनी है, टच करनी है। साथ के साथ जो नीज है वो एक के ऊपर मतलब ओवरलैप होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब कीप दी नीज वन ओवर अनदर, मतलब एक को ऊपर दूसरी को आप लोग क्या करोगे, क्रॉस में रखोगे। साथ के साथ आपका हेड और नेक जो है वो क्या है, बोला से बिना बेंड करे जॉइंट से वो क्या होने चाहिए, बिल्कुल सीधे होने चाहिए। तो उसको ये आपको पॉइंट्स जो है वो अपने जहन में दिमाग में रखने हैं गोमुख आसना परफॉर्म करते हुए। तो इसी के साथ 30 वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये बहुत ही सिंपल सा, बहुत बार आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया डायबिटीज़, और डायबिटीज़ से रिलेटेड आप लोगों से आसन्स भी पूछते हैं। तो ये चीज़ भी अपन आप नोटबुक के अंदर मेंशन कर लेना। तो चलो आगे की तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायबिटीज़ एंड देयर टाइप्स। डायबिटीज़ क्या है, क्योंकि सर आपकी बॉडी के अंदर जो है कि शुगर की या ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ बोलते हैं। डायबिटीज़ 2 टाइप की हैं। एक आप लोगों का मतलब टाइप 1 डायबिटीज़, और दूसरा क्या आप लोग का टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो मोस्टली चिल्ड्रन और मतलब यंग या अडल्ट में देखने को मिलता है, ठीक है ना। साथ के साथ ही किसी भी एज में हो सकता है, चांसेस है सबसे ज़्यादा। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो क्या है कि आप लोगों का हाँ, ये फिजिकली इनएक्टिविटी या ओबेस पर्सन जो होते हैं, जो फिजिकली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं या जिनके अंदर ज़्यादा मोटापा होता है, तो वो जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये 2 तरह की डायबिटीज़ बताइए। मतलब यहाँ पर आप लोग टाइप 1 डायबिटीज़ की डेफिनेशन या क्या टाइप 2 डायबिटीज़ की डेफिनेशन भी लिख दोगे तो भी आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस बताया है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि वैसे मैंने टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ यहाँ पर टाइप्स पूछे हैं, तो उसके बेसिस पर मैंने डिफरेंस क्लियर कर दिया है। तो वो पॉइंट या ये चीज़ आप नोटबुक के अंदर मैंशन कर लेना, क्योंकि इस तरीके से भी अगर आप लोग लिख कर आओगे तो भी आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। वो है हाउ स्पेशल ओलंपिक भारत हेल्प इंडिविजुअल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। स्पेशल ओलंपिक भारत याद है क्या पढ़ाया था, बोला स्पेशल ओलंपिक भारत के साथ साथ हम लोगों ने स्पेशल ओलंपिक्स भी पढ़े थे, ठीक है ना जी। अगर आप लोगों को याद हो तो स्पेशल ओलंपिक जो है वो इंटेलेक्चुअल ओलंपिक भारत जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के साथ किस तरीके से मदद करता है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को लिख के आने हैं। क्या है, एक तो वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराता है उनके फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड, साथ के साथ उन लोगों को करेज के बारे में डेमोस्ट्रेट करता है, उन लोगों के करेज को जो है वो बिल्ड करता है।
उनके जॉय को एक्सपीरियंस कराने के लिए, ठीक है ना? और साथ के साथ उन जब भी वो पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ में, उन लोगों को साथ क्या करना है कि मतलब स्किल्स को शेयर करना, उनके साथ गिफ्ट शेयर करना। तो ये कहीं ना कहीं उनकी किस में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या करता है, हेल्प करता है। स्पेशल ओलंपिक भारत कहीं ना कहीं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट कराने के लिए भी यूज़फुल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, वो है आप लोगों का, व्हाई डज दी वेट लिफ्टर डाइट इंक्लूड लॉट्स ऑफ प्रोटीन। भाई साहब इस वाले क्वेश्चन को तो अपनी नोटबुक के अंदर इंपॉर्टेंट के पॉइंट्स पर लिख लो, ठीक है ना? क्योंकि साहब बहुत बार आपके प्री बोर्ड के अंदर भी ये पूछा गया होगा, और कहीं ना कहीं अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो एक एक साल बाद हर बार पूछा गया है। तो हो सकता है इस साल भी आप लोगों से पूछा जाए कि वेट लिफ्टर की डाइट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन क्यों होता है। उसके पीछे का मेन रीज़न है कि प्रोटीन जो है उसका वो क्या है कि एक अमीनो मतलब लार्ज मॉलिक्यूल है जो क्या है, जिसके अंदर अमीनो एसिड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और वो क्या करता है कि आपकी मसल्स को क्या करता है, बिल्ड करता है, और साथ के साथ आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराता है। तो इसलिए वेट लिफ्टर्स की डाइट में जो प्रोटीन क्या होता है सबसे ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेफर करते हैं जितने भी वेट लिफ्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका आंसर जो है वो आप लोगों को खुद देना। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट इन ब्रीफ अबाउट इंपॉर्टेंट मिनरल रिक्वायरमेंट्स। तो मैं आप लोगों को जल्दी से छोटा सा इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। मिनरल्स के बारे में मैंने आप लोगों को यूनिट 5 में एक्सप्लेन करा हुआ है, वहाँ से आप लोग समझ सकते हो। मिनरल्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड करे हुए हैं। एक है आप लोगों का मैक्रो मिनरल, मैक्रो मिनरल को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर मिनरल। और दूसरा है आप लोगों का माइक्रो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेस मिनरल। तो इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आप लोगों को लिखना। तो इनके फंक्शन, इनके सोर्सेज, अगर आप लोग इनकी डेफिशिएंसी डिसीज भी लिख कर आ जाओगे तो अभी आप लोगों को 2 नंबर जो है वो मिल जाएंगे। कोई भी 4 मिनरल लिख कर आ जाना, चाहे 2 मैक्रो लिख देना, चाहे 2 माइक्रो लिख देना, तो आप लोगों के 2 नंबर जो है वो बहुत ही आसानी से आपकी नोटबुक के अंदर एग्जामिनर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम एनी 4 नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट कौन से होते हैं, जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं आप लोगों के, प्लांट कंपाउंड, वाटर कंपाउंड, ठीक है ना, और आप लोगों का फाइबर, रफेज। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को लिखनी है। वाटर भी आएगा इसके अंदर, तो इनको आप लोग लिखाना। तो ये 4 आप लोगों से पूछे हैं तो 4 लिख दो, नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और आप लोग 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, और हो सकता है कि जैसे आप लोगों को 9th क्लास में पढ़ा हो साइंस के अंदर कि जैसे एक पर्सन का बॉडी वेट दिया हुआ है 85 kg, उसकी हाइट है 170 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप लोगों को BMI कैलकुलेट करना है, साथ के साथ उसकी कैटेगरी भी बतानी है। कैटेगरी वाला चार्ट याद रखना कि, ठीक है ना, कि जैसे नॉर्मल वेट कैटेगरी कितनी होती है और कहाँ से कितनी, मतलब कहाँ से कहाँ तक होती है, तो वो चीज़ भी आप लोग याद रखना। तो 85 kg है, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला BMI इक्वल्स टू बॉडी वेट अपॉन हाइट इनटू हाइट। और हाइट किस में होनी चाहिए, मीटर में, और बॉडी वेट किस में होना चाहिए, केजी में। तो बॉडी वेट केजी में तो है, और हाइट किस में, 170 सेंटीमीटर में, बट इसको हम लोग किस में कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 100 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो कितनी हो गई हाइट, 1.7 मीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 है वो है आप लोगों का, एक्सप्लेन द टर्म टाइडल एयर वॉल्यूम एंड रेसिडुअल एयर वॉल्यूम। टाइडल एयर वॉल्यूम और रेसिडुअल एयर वॉल्यूम की डेफिनेशन आप लोग एक्सप्लेन करनी है। स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है ना, कि से टाइडल एयर वॉल्यूम है द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इन और आउट ऑफ द लंग्स विद ईच रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब भी आप लोग रेस्पिरेशन करते हो, इनहेलेशन और एक्सेलेशन करते हो, तो जो भी अमाउंट ऑफ एयर जो है वो इन और आउट हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइडल एयर वॉल्यूम बोलते हैं। और रेसिडुअल एयर वॉल्यूम क्या होती है, जो भी अमाउंट ऑफ एयर इन और आउट होने के बाद आपके लंग्स के अंदर बच जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल एयर वॉल्यूम बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है, तो वो ही डेफिनेशन आप लोगों को लिख कर आनी है। 2 नंबर आप लोगों के पक्के। इसी के साथ हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, वो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11, लिस्ट डाउन द नेम्स ऑफ फिटनेस कंपोनेंट असिस्ट इन सीनियर सिटीजन फिजिकल फिटनेस टेस्ट। सीनियर सिटीजन टेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 6 के अंदर। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके आप लोगों को क्या बताने, पर्पस बताने हैं उनके नेम के साथ। तो जैसा आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि वैसे मैंने एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं, इनके पर्पस भी लिखे हुए हैं। तो ये चीज़ आप लोग लिख कर जरूर आना, तभी आप लोगों को नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। मतलब नंबर तो आप लोगों को नेम लिखने पर भी मिल जाएंगे, बट अगर आप लोग उसका पर्पस भी लिखाओगे तो कहीं ना कहीं वो एक प्रेजेंटेशन जो है एग्जामिनर के सामने बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगी। तो वो एग्जामिनर जो है वो बहुत ही आसानी से आप लोग को 2 नंबर जो है वो दे देगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, राइट अबाउट डायनामिक स्टेबिलिटी विद सुटेबल एग्जांपल्स। डायनामिक स्टेबिलिटी आप लोगों को बतानी है, ठीक है ना। तो ये क्या है, डायनामिक स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम इज बेसिकली अ बैलेंसिंग ड्यूरिंग मूवमेंट। जब भी हम लोग मूवमेंट करते हैं वो क्या है, बैलेंस है। इट फ्रिक्वेंटली हैपेंस दैट द लाइन ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन एथलीट विद फॉल
आउटसाइड द बेस ऑफ सपोर्ट फॉर आ मूवमेंट की वजह से ये कब होती है कि जब भी लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है वो किसी भी एथलीट की जो है वो इधर उधर भागती है, तो उसके अंदर आप लोगों की डायनामिक स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप लोगों की स्प्रिंट स्टार्ट है या ट्रैक इवेंट है की वजह से यहाँ पर क्या है की वजह से जो भी मेंबर है वो आगे की तरफ बैठा होता है, ठीक है ना, और जैसे ही वो स्टार्ट करेगा तो सीधा मूवमेंट में आएगा, तो उसके अंदर जो है कि वजह से वो डायनामिक स्टेबिलिटी क्या होती है, यूज़ होती है। तो उस तरीके से आप लोग एक एग्जाम्पल के बेसिस पर अगर आप लोग डेफिनेशन लिख कर आओगे तो आप लोगों के नंबर का इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है आप लोगों का राइट इन शॉर्ट अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन स्पोर्ट्स। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में आप लोगों को लिखा आना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ वेट भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख कर आ जाना, आप लोगों को मार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है राइट अबाउट द कॉज ऑफ स्पिन वेरिएशन लाइक फॉरवर्ड, बैक स्पिन, क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज। अगर आप लोगों को याद हो प्रोजेक्टाइल के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, ठीक है ना, किसके अंदर, प्रोजेक्टाइल के अंदर पढ़ाया था स्पिन वाला पोर्शन। की वजह से जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्पिन अप्लाई करते हैं तो हम लोग फॉरवर्ड, बैक स्पिन, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज जो है स्पिन अप्लाई करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो क्या कॉज है वो आप लोगों को लिखना है। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, और अगर इन केस नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं वहाँ आप लोगों को इसकी पूरी डेफिनेशन बता दूंगा। इसी के साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्लासीफाई जंक्स पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ सोशबिलिटी करेक्टर। जंक्स क्लासिफिकेशन देने हैं। CG जंक्स के क्लासिफिकेशन याद है, नहीं है? दो क्लासिफिकेशन पढ़ाए थे मैंने पर्सनैलिटी वाले चैप्टर के अंदर, एक था CG जंक्स और एक क्या था, WH सेल्डन। तो CG जंक्स के क्या थे, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, ठीक है ना। तो ये ही क्या करने हैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देने या क्लासीफाई करने। और WH सेल्डन के क्या थे आप लोग एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और मीजोमॉर्फ। तो ये आप लोग के किसके हैं, WH सेल्डन के। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या था, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हॉस्टाइल एग्रेशन एंड इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। हॉस्टाइल एग्रेशन और इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन के बीच में डिफरेंस बताना है। आप लोगों को पता है कि एक जो है जहाँ पर हम लोग एम को अचीव करने के लिए सामने वाले को इनडायरेक्ट तरीके से क्या कर देते हैं, इंजर्ड कर देते हैं, और एक के अंदर क्या होता है डायरेक्ट हम सामने वाले को क्या कर रहे हैं, इंजर्ड कर रहे हैं, जिसमें मेन मोटिव ही इंजर्ड करना होता है। तो ये इसके बेसिस पर आप लोगों को क्या करना, हॉस्टाइल और इंस्ट्रूमेंटल के बीच में डिफरेंस बताना, पॉइंट्स में लिखने, 2 पॉइंट्स हॉस्टाइल के लिखना, 2 पॉइंट्स इंस्ट्रूमेंटल के लिखना। तो आप लोगों के 2 मार्क्स जो हैं वो पक्के हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ कि मतलब फिर मैं आप लोगों से जितने भी पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जितनी भी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो अगर आप लोग एक छोटा सा लाइक कर देंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, तो ये मुझे जो है वो मोटिवेशन देगा। आप लोगों के लिए वैसे तो फ्री है, ठीक है ना, बट मुझे क्या देता, मोटिवेशन देता, क्योंकि मैं मेरी आवाज़ जो बिल्कुल ख़राब है, पिछले 4-5 दिन से मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ, बट फिर भी आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर आ रहा हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम में लॉस ना हो। तो इसलिए छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लोग वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। राइट अबाउट द इंजरीज एंड देयर कॉजेज इन स्पोर्ट्स। इंजरीज और उसके कॉजेज बताने हैं। देखो इंजरीज जो है वो 3 बताई हुई हैं मैंने आप लोगों को, कौन सी है, सॉफ्ट टिश्यू है, बोन इंजरी है, और कौन सी है, जॉइंट इंजरी है, ठीक है ना। तो इनके नेम लिख देना, सबका फ्लो चार्ट में लिख देना, साथ के साथ इनके कॉजेज बता दो क्या क्या होता है। एक तो इम्प्रॉपर वार्मिंग अप है, बताए हुए हैं, इम्प्रॉपर कूलिंग डाउन है। तो इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं वो अगर आप लोग लिखाओगे तो आप लोगों को नंबर जो है वो आसानी से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेंथ एंड पावर। स्ट्रेंथ और पावर हम लोग बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, स्ट्रेंथ और पावर को हम लोग एक ही समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख दिया। स्ट्रेंथ का मतलब है इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस और ओवरकम रेजिस्टेंस, की वजह से किसी भी अपोजिट फोर्स के बेसिस पर अपनी फोर्स अप्लाई करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं। पावर इट इज़ आल्सो नोन एज मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ आप लोगों ने पढ़ी होगी, स्ट्रेंथ का ही एक पार्ट है, ठीक है ना। इट इज़ द स्ट्रेंथ जनरेटेड ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ एनी मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी। जब भी आप किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले जो भी स्ट्रेंथ अप्लाई करो, मैक्सिमम स्ट्रेंथ अप्लाई करते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और स्ट्रेंथ उसके बाद का पार्ट है, पावर जो वो स्टार्टिंग में आती है, और स्ट्रेंथ जो है वो आप लोगों की जब आप लोग लगातार एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हो तो स्ट्रेंथ जो है दो बॉडी से तब जनरेट होती है। तो थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को स्ट्रेंथ और पावर में देखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ यही पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। वो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैक्रो, मीजो एंड माइक्रो साइकिल, ठीक है ना। स्किन के ऊपर प्रॉपर तरीके से मैंने क्लियर करा हुआ है, मैक्रो साइकिल कौन सी है, मीजो साइकिल कौन सी है, माइक्रो साइकिल कौन सी है। तो बिना कंफ्यूज हुए पॉइंट्स को पढ़ लेना, लिख देना, इसी कॉन्सेप्ट पर लिखना, ठीक है ना। नंबर आप लोगों को आसानी से मिल जाएंगे।
और साथ के साथ एक पॉइंट और याद रख लो, बोले से मैक्रो साइकिल, मीजो साइकिल या माइक्रो साइकिल के बारे में आप लोगों से एक नंबर में ही पूछ लेते हैं, किसमें, एमसीक्यू में। तो इसको अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, वो हैं आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की, जो आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में जो है वो कितने मार्क्स में, 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आप लोगों का राइट एनी 3 मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ लीग टूर्नामेंट। आप लोगों को लीग टूर्नामेंट की जो है 3 क्या बतानी है, एडवांटेजेस, और 3 क्या बतानी है, डिसएडवांटेजेस, ठीक है ना। मेरे नोट्स उठा के देख लो, वहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं, लिख देना, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आसानी से ध्यान से सुन लेना। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता तो अपने मार्क्स का क्लासिफिकेशन खुद कर लिया करो। मेरिट्स डीमेरिट्स पूछ रहे हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 लिख कर आओ मेरिट्स और 3 लिख कर आओ डीमेरिट्स। तो कहने का मतलब है कि वैसे 1.5 नंबर जो हो गया मेरिट्स का हो गया और 1.5 नंबर किसका हो गया, डीमेरिट का हो गया। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर लिया करो, ये मत कहा करो बोला सर मैं तो 2-2 लिख कर आया था। तो एग्जामिनर भी बेटा सीबीएसई की रूल बुक के हिसाब से वो नंबर भी आप लोगों को 2 ही देगा। तो आप लोगों को प्रेजेंटेशन भी ये चीज़ समझनी है, प्लस आपको क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना, कितने पॉइंट्स में देना, तो वो चीज़ भी ध्यान रखना, सुनते चलना मेरी बात। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आप लोगों को पता है किसी भी चैरिटी के लिए फंड रेज करना, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना। तो ये ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को लिखनी है, नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एनालिसिस द स्पाइनल पोस्टल डिफॉर्मिटी, कौन कौन सी होती हैं पता है, स्कोलियोसिस, काइफोसिस और क्या है, लॉर्डोसिस, स्पाइनल पूछिए। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ काइफोसिस एंड प्रिकॉशन टू अवॉइड इट। काइफोसिस का क्या बताना, आप लोग इनको कॉज बताना है, साथ के साथ प्रिकॉशन बताने को बोले किस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे पता है बोला नोट्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर दोगे बिना किसी टेंशन और बिना किसी घबराहट के। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ फैट, व्हाट आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फैट। फैट्स के 2 टाइप्स बताए हुए हैं, कौन कौन से, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड के भी 2 हैं, एक है आप लोगों का पॉली और एक क्या है आप लोगों का मोनो, ठीक है ना। और यहाँ पर डिफरेंट सोर्सेज बताने हैं, डिफरेंट सोर्सेज मतलब फैट जो है किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो आप लोग लिख देना, नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन दी प्रोसीडर ऑफ पश्चिमोत्तासना, लिखाओगे, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। पश्चिमोत्तासना का क्या लिखना, प्रोसीडर लिखना, ठीक है ना। तो वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख दोगे, अगर आप लोगों को इमेज पता है लैंग्वेज में लिख दोगे तो भी आप लोगों को 3 नंबर जो है वो आसानी से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लान अ स्ट्रेटेजी फॉर मेकिंग फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। एक स्ट्रेटेजी बनानी है, CWSN वाले बच्चे जो हैं वो एक्टिविटी परफॉर्म करानी है उनको। तो किस तरीके की आप लोग स्ट्रेटेजी बनाओगे, क्या क्या पॉइंट्स अपने दिमाग के अंदर रखोगे, तो वो आप लोगों को प्लान करना क्या है। क्यों वैसे एक तो जो मतलब इक्विपमेंट्स हैं वो उनके अकॉर्डिंग होने चाहिए, ठीक है ना। ग्राउंड जो है वो उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, एनवायरनमेंट है, ठीक है ना, मेडिकल चेकअप होना चाहिए। तो ये जो है स्ट्रेटेजीज के अंदर आते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने नोट्स के अंदर लिखे हुए हैं, तो वहाँ से पढ़ कर या अगर आप लोगों को याद हो इससे भी अलग पॉइंट्स तो वो आप लोग लिख देना। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, साथ के साथ आप लोगों को मैं प्रेजेंटेशन करने का तरीका भी बता रहा हूँ, तो वो चीज़ आप लोग सुनते चलना, ठीक है ना। इसी के साथ हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आप लोगों का, व्हाट इज मेनोपॉज, हाउ डज इट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ वुमेन्स एथलीट। ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने MCQ वाली जो सीरीज़ थी उसके अंदर मैंने वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, और उसके अंदर कमेंट सेक्शन में बच्चों ने पूछा भी था बोला सर सब मेनोपॉज जो है वो किस तरीके से अफेक्ट करता है वुमेन्स के पार्टिसिपेशन पर। आप लोगों को पता है मेनोपॉज जो है वो क्या है, स्टॉपेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये किस तरीके से अफेक्ट करेगा, एक तो सबसे पहले हम लोग इसके सिम्टम समझ लेते हैं। सिम्टम क्या है, एक तो लैक ऑफ स्लीप, वेट गेन, ब्रेन हॉग, ठीक है ना, इरेगुलर पीरियड्स, बैक एक और हेड एक जो है इसके सिम्टम्स हैं। साथ के साथ किस तरीके से अफेक्ट करता है वो पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ कि बोले से एक तो क्या बोले से एक मार्क अ सिग्निफिकेंट लाइफ ट्रांजेक्शन, कि बोले से जो कहीं ना कहीं एक लगातार आप लोगों की लाइफ चल रही है उसके बीच में कहीं ना किसी तरीके का पॉइंट्स जो है हिंडेंस जो है वो क्रिएट करेगा। कैन लीड टू अ पुअर परफॉर्मेंस इन एंड्योरेंस स्पोर्ट्स, जो भी आप लोगों का एंड्योरेंस है, जो स्टेमिना है, ठीक है ना, वो कहीं क्या होगा, पुअर होगा, परफॉर्मेंस जो होगी वो क्या होगी, डाउन होगी। रिक्वायर्स स्पेशल अटेंशन एंड सपोर्ट फॉर वुमेन स्पेशली इन स्पोर्ट्स, की वजह से ये क्या है, की वजह से वुमेन्स जो है वो अलग तरीके के अटेंशन या सपोर्ट चाहेंगी ये स्पोर्ट्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट डालता है उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इसलिए जो है वो मेनोपॉज जो है वो अफेक्ट करता है कि किसके अंदर, पार्टिसिपेशन के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं वो है आप लोग का,
वाई द एंगल ऑफ रिलीज फॉर शॉर्ट पुट जेवलिन एंड डिस्कस थ्रो आर डिफरेंट, क्यों से जो भी आप लोग ये तीनों के तीनों क्या हैं, तीनों के तीनों जो हैं ये आप लोगों के थ्रोइंग इवेंट है, ठीक है ना। ये बात आप लोग जरा ध्यान से सुन लेना, तीनों के तीनों क्या है, थ्रोइंग इवेंट है। और तीनों के तीनों मतलब तीनों के अंदर जो है वो एंगल जो है वो डिफरेंट यूज़ होते हैं। बार बार हम लोग एक ही बात कहते हैं, मतलब 45 डिग्री का एंगल यूज़ होना चाहिए थ्रोइंग इवेंट के अंदर, बट तीनों जो हैं थ्रोइंग इवेंट है बट एंगल हम लोग यूज़ करते हैं। वो क्या रीजन है वो पॉइंट बता देता हूँ जल्दी से। एक तो वेट डिफरेंस, बोला तीनों का जो वेट है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। साथ के साथ थ्रोइंग एक्शंस जो हैं, एक्शन भी अलग अलग होते हैं। अगर आप लोग देखोगे बोले से किसी को परफॉर्म करते हो कि जेवलिन भागते हुए आ रहे हैं और आप लोगों का जो शॉर्ट पुट है वो और डिस्कस जो है वो किस में हो रहा है, सर्कल में हो रहा है, या हम लोग क्या करते हैं रोटेशन के बेसिस पर करते हैं। और प्रोजेक्टाइल कंपोनेंट्स, जब वेट ज़्यादा है तो क्या होगा, एयर फ्रिक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा अप्लाई होगा, ठीक है ना। और जो प्रोजेक्टाइल कंपोनेंट भी उसके अंदर यूज़ होते हैं। और साथ के साथ आइडियल एंगल को किस तरीके से आप उसको रिलीज़ कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है उनकी डिस्टेंस और स्पीड के ऊपर भी। और इसी वजह से उनके एंगल्स जो होते हैं डिफरेंट होते हैं शॉर्ट पुट, जेवलिन और डिस्कस के। तो चलो आगे तरफ चलते हैं। वो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। राइट अ नोट ऑन स्पेशल ओलंपिक भारत एंड डीफ्लैम्पिक। स्पेशल ओलंपिक और डीफ्लैम्पिक के ऊपर आप लोगों को क्या लिखना, नोट लिखना, या इनके बारे में लिख दोगे तो आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट इन डिटेल अबाउट द डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर अमंग द बोन्स एंड जॉइंट इंजरीज। डिसलोकेशन और फ्रैक्चर के बारे में बताना, इन दोनों की पॉइंट्स भी एन लिस्ट कर देना कि डिसलोकेशन कौन कौन से, फ्रैक्चर कौन कौन से। तो ये पॉइंट्स पे अगर आप लोग लिख दोगे तो आप लोगों के मार्क्स और अच्छे इम्पैक्ट डालेंगे एग्जामिनर के सामने। सॉरी, मतलब एग्जामिनर जो है वो इन पॉइंट्स को देखते हुए आपके मार्क्स जो वो अच्छे देगा। तो आप कहीं ना कहीं उसको पता होगा, प्लस आपको इसके टाइप्स भी पता है, तो वो चीज़ भी आप लोग अपनी नोट्स मतलब बोर्ड एग्जाम के आंसर शीट में मेंशन कर देना। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंपेयर एनी 3 फैट सॉल्युबल विटामिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज एंड बेनिफिट्स। फैट सॉल्युबल विटामिन बताने हैं, याद है फैट सॉल्युबल विटामिन या भूल गए हो, कौन कौन से हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, बताऊं या कमेंट सेक्शन में बता दो खुद जल्दी से, ठीक है ना। ये आप लोग खुद बताओगे, दो होते हैं, एक होता है आप लोगों का फैट सॉल्युबल और दूसरा क्या होता है वाटर सॉल्युबल। तरीका भी बताया हुआ था मैंने, बोला किस तरीके से आप लोगों को याद करना है। एक को हम लोग बोलते हैं छोटी बच्ची और एक को हम लोग बोलते हैं कीड़ा। अब वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि फैट सॉल्युबल कौन सा, वाटर सॉल्युबल कौन सा, और उसी के बेसिस पर आप लोगों को क्या बताना है, सोर्सेज और बेनिफिट्स बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लिस्ट डाउन द टेस्ट आइटम्स ऑफ रिकली एंड जॉन्स फिटनेस टेस्ट एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ एनी वन। रिकली और जॉन्स टेस्ट पता है कौन सा, क्या बोलते हैं उसको, सीनियर सिटीजन टेस्ट। कंफ्यूज मत हुआ करो किसी भी चीज़ में, सारे क्वेश्चन या सारे कॉन्सेप्ट मैंने अपनी वीडियोस में क्लियर करे हुए हैं। तो ये चीज़ आप लोग ना भूलें, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज या वर्ड चेंज कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है उसका आंसर लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। चीज़ें सारी बताएं, कॉन्सेप्ट सारे बताएं। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आंसर प्रेजेंट करना, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ के साथ इसी में मैं आप लोगों के साथ एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपसे चाहता हूँ कि सर जो भी आप लोगों को डाउट है या किस और टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में बता दें कि सर हमें या भैया हमें इस वाले टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हम लोग उस वाले टॉपिक को लाइव लेकर आ जाएंगे ताकि आपके सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। तो कमेंट सेक्शन में ये सारी चीज़ें आप लोग कमेंट करते रहें, साथ के साथ वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। नेक्स्ट है वो है आप लोग का, हाउ वुड यू गिव द मार्क्स इन जॉनसन मैथनी टेस्ट ऑफ मोटर एजुकेबिलिटी। ये टॉपिक जो है लास्ट ईयर ही आपके उसके अंदर सिलेबस के अंदर ऐड हुआ है। तो वो किस तरीके से हम लोग जॉनसन मैथनी टेस्ट के अंदर मार्क्स देते हैं, तो वो मेरे नोट्स में आप लोगों को प्रोसीडर में मिल जाएगा, मतलब किस तरीके से हम लोग मार्क्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना। कि बोला कहाँ पर 10 नंबर देते हैं, कहाँ पर 2 नंबर काटते हैं, कहाँ पर 5 नंबर देते हैं, तो सारा तरीका मैंने नोट्स के अंदर लिखा हुआ, वहाँ से उसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 14 है, एनलिस्टेड the physical components and explain any one physiological factor which determining physical component। physical components बताएं कौन कौन से होते हैं, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और क्या है आप लोगों का स्पीड, ठीक है ना। और एक और आता है आप लोगों का कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। तो आप लोगों को क्या बताना, कोई भी एक का बताना है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से जो डिटरमाइन करता है फिजिकल कंपोनेंट को। तो किसी के बारे में आप लोग बता सकते हो, चाहे वो स्ट्रेंथ के बारे में बता दो, चाहे वो आप लोग स्पीड के बारे में बता दो। जैसे एक तो मसल कंपोजिशन है, कहीं बॉडी वेट यूज़ होता है, कहीं आप लोग का एरोबिक कैपेसिटी है। तो जो भी आप लोग एक्सप्लेन करोगे उसके फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स आप लोग लिख देना। नहीं पता फिर बता रहा हूँ, नोट्स में मिल जाएंगे। अगर अभी तक भी आप लोगों को नोट्स नहीं मिले तो मेरे टेलीग्राम पर चैनल पर जाओ, जल्दी से उसे ज्वाइन करो, वहाँ से नोट्स ले लो। और ये कहने की बात नहीं है कि जितने आपके पास नोट्स होंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, उतने आप लोग क्या होंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे। और वो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मतलब मैंने बहुत ही प्यार से मोहब्बत से आप लोगों के लिए बनाए, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए क्या है, यूज़फुल है। तो इसी के साथ हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 15,
लिस्ट एनी 6 चेंजेस हैपनिंग इन द मस्कुलर सिस्टम ड्यू टू एक्सरसाइजिंग। जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो मस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, यह आप लोगों को पॉइंट्स में लिखने हैं। कितने लिखने? कम से कम 6, क्योंकि 3 नंबर में आप लोगों से पूछा है तो 6 पॉइंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हाफ पॉइंट्स में आप लोगों से पूछे जाएंगे। मतलब लिख कर आओगे 6, तभी आप लोगों के 3 नंबर जो हैं वो पूरे कंप्लीट होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, एनलिस्ट द मैकेनिकल प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम के प्रिंसिपल्स बताने हैं आप लोगों को और कोई भी एक को क्या करना है, एक्सप्लेन करना। ये भी आप लोग आसानी से कर दोगे। एडवांटेज और डिसएडवांटेज बतानी है फ्रिक्शन की, ये मैंने आप लोगों को उसमें लिखे हुए हैं नोट्स के अंदर, तो वो भी आप लोग लिख दोगे। एनलिस्ट ब्रीफली अबाउट 2 टाइप्स ऑफ एग्रेशन। देखो एक क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा था, क्या था? हॉस्टाइल और किसके अंदर? इंस्ट्रूमेंटल के अंदर क्या था? डिफरेंस बताना था। और एक और होता है, वो होता है आप लोगों का असर्टिव। तो आप लोग किसी की भी डेफिनेशन दे देना, चाहे हॉस्टल बता दो, इंस्ट्रूमेंटल बता दो, असर्टिव बता दो, तो आप लोगों के नंबर जो है वो मिल जाएंगे। हाउ इज़ मेंटल इमेजरी एसेंशियल इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। मेंटल इमेजरी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके पॉइंट्स आप लोग लिख देना क्या क्या है। फेमिलियरिटी विद कंडीशन, मोटिवेशन, स्किल लर्निंग, रिड्यूसिंग नेगेटिव थॉट्स, रिफोकसिंग, रिवाइस्टिंग सक्सेस, प्रिपरेशन फॉर परफॉर्मेंस। तो ये मेंटल इमेजरी इसलिए आप लोगों के स्पोर्ट्स के अंदर क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। चलो तो आगे की तरफ चलते हैं। वो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 20, राइट इन डिटेल अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम फॉर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स। चैप्टर नंबर 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है ना, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग कौन से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को, तो ये आप लोगों को लिखना है। तो कौन कौन से हैं ये मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप है, दूसरा साई नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट है। नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम 2022 में इन्वेंट हुई थी, खेलो इंडिया प्रोग्राम 2018 में। इसको एक नंबर में लिख लो कि खेलो इंडिया प्रोग्राम कब इन्वेंट हुआ था, किसने इन्वेंट करा था, ये करा था पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है ना, तो ये भी आप लोग लिख लेना। एक नंबर में आप लोग सब पूछ सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं ये कहीं ना कहीं आप लोगों के टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जो जहाँ पर बच्चों का टैलेंट आइडेंटिफाई होता है या उनको क्या दिया जाता है, प्लेटफॉर्म दिया जाता है उनके आगे की और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, वो है आप लोगों का स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। डेफिनेशन है हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड। इसको इम्प्रूव किस तरीके से करोगे स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के 3 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं। कौन कौन से? आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, ठीक है ना, और क्या है आप लोगों का आइसोकाइनेटिक। तो 3 मेथड हैं, इनके कॉन्सेप्ट पर हम लोग स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, डिफाइंड सर्किट ट्रेनिंग, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ 10 स्टेशंस एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज। सर्किट ट्रेनिंग आप लोगों को क्या करना है, डिफाइन करना, 10 स्टेशन बताना और साथ के साथ एडवांटेज बताने। आप लोगों को बता 10 से 12 एक्सरसाइजेज हम लोग रखते हैं इसके अंदर, तो ये आप लोग देख। और अगर आप लोगों को हिंट चाहिए तो अभी मैंने लेटेस्ट वीडियो अपनी केस बेस स्टडी उस अपलोड करी अपने चैनल पर, तो उसी से रिलेटेड मैंने एक केस बेस स्टडी क्वेश्चन रखा सर्किट ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो वहाँ पर कुछ एक्सरसाइज मैंने दी हुई हैं। साथ के साथ नोट्स के अंदर भी मैंने एक प्रॉपर डायग्राम बनाया हुआ, तो उस तरीके की एक्सरसाइजेज जो है वो किसके अंदर आप लोग सर्किट ट्रेनिंग के अंदर रखोगे। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो आप लोग का कंप्लीट होता है। हाँ जी, नेक्स्ट है आप लोगों के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है ना, तो जल्दी से हम लोग इनको भी समझ लेते हैं। तो इनके आंसर्स भी मैंने प्रेजेंट करें, मतलब किस तरीके से आप लोग इनके आंसर्स जो है वो अपनी नोटबुक के अंदर प्रेजेंट करोगे, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान से देखते चलना, सुनते चलना। और हाँ, मैं फिर बोल रहा हूँ आवाज़ थोड़ी सी डाउन है, ठीक है ना, लगातार बोलने से गले की बैंड बज रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब आवाज़ जो है मैं स्लो कर रहा हूँ वीडियो के अंदर, ठीक है ना। तो बस थोड़ी सी ये चीज़ समझ लेना, कॉन्सेप्ट सुन लेना ध्यान से बस, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वो आप लोग का, एक्सप्लेन द कॉजेज एंड करेक्टिव मेजर्स फॉर नॉगनीज एंड स्कॉलेसिस। नॉगनीज और स्कॉलेसिस से रिलेटेड आप लोगों को क्या बताने हैं, कॉजेज बताने हैं और करेक्टिव मेजर्स बताने हैं, मतलब किस वजह से नॉगनी या स्कॉलेसिस हो सकती है और इसके ठीक होने के क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके से हम लोग इनको ठीक कर सकते हैं, तो वो आप लोगों को लिखने हैं। तो आप लोग 2.5 मार्क्स में कॉजेज बताने और 2.5 मार्क्स का क्या होगा आप लोगों का करेक्टिव मेजर। तो इस बेसिस पर आप लोग क्या बता सकते हो, पॉइंट्स लिख कर आ सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिटेल ऑन फीमेल एथलीट राइट। फीमेल एथलीट राइट के अंदर 3 सिम्टम्स मैंने पढ़ाए थे, क्या क्या थे, ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया और क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर। इसके बारे में आप लोग एक्सप्लेनेशन दे दोगे तो आप लोग के 5 नंबर जो है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी एंड लिस्ट देयर कॉजेज एंड प्रिकॉशन। स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी बताने की जरूरत नहीं है, पहले भी बताया हम लोग इसी वीडियो के अंदर, पहले भी हम लोगों ने कवर करा है। स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी कौन कौन सी होती है, काइफोसिस, स्कॉलोसिस और क्या है आप लोगों का, लॉर्डोसिस।
उसके कॉजेज़ और क्या बताने, प्रिकॉशन बताने, आसानी से लिख दोगे, याद है, वीडियो देख रहे हो, दिमाग के अंदर सारी चीज़ें पता है, बट सिर्फ और सिर्फ एक प्रेजेंट करने का तरीका आप लोगों को समझना है। तो किस तरीके से आंसर आप लोगों को प्रेजेंट करने हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ, हिंट भी दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिख भी रहा हूँ। तो उसी तरीके से अगर आप लोग लिखाओगे, कुछ फ्लो चार्ट बना देना, कुछ डायग्राम बना देना, तो सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरीके के आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे नहीं रहा हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्वेश्चन समझने हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से आप लोग उनके आंसर रख सकते हो। तो वो चीज़ ध्यान रखना, किस पॉइंट्स में, किस फ्लो चार्ट में रखना। नेक्स्ट है, विच आर द आसन प्रैक्टिस फॉर प्रिवेंटिंग अस्थमा। अस्थमा को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से आसन है। राइट इन डिटेल अबाउट एनी टू ऑफ देम। कोई भी दो आप लोग बता सकते हो, प्लस अस्थमा को किस बेस मतलब कौन सा आसन से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। विच आर द आसन प्रैक्टिस्ड फॉर हाइपर मतलब प्रिवेंटिंग हाइपरटेंशन। यहाँ पर हाइपरटेंशन से रिलेटेड पूछें, साथ के साथ यहाँ पर भी किसी भी दो को आप लोग क्या कर दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे। अस्थमा के भी याद रखना, हाइपरटेंशन के भी याद रखना, डायबिटीज़, ओबेसिटी, बैक पेन के भी याद रखने ही रखने, ऐसा नहीं है बोले वो नहीं पूछे। हो सकता है इस साल वो वाले क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट। ये तो आप लोगों को पता है, ये इस वाले टॉपिक के ऊपर आप लोगों ने मेरी वीडियो भी देखी होगी, कौन सी, प्रैक्टिकल वाली, मतलब कौन कौन से हम लोग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। और इसके 2 एज ग्रुप है, ठीक है ना। तो वो आप लोगों को याद रखना है, उसके प्रोसीडर, पर्पस, वो सारी चीज़ आप लोग को बतानी। किसी भी एक टेस्ट को जो है वो आप लोग क्या कर दो, एडमिनिस्ट्रेट कर दो, लिख देना उसके पर्पस, उसका प्रोसीडर और क्या क्या उसके मतलब स्कोरिंग, किस किस तरीके से हम लोग उसके अंदर स्कोर करते हैं। तो वो पॉइंट्स आप लोगों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन दी प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एनी 3 टेस्ट आइटम्स ऑफ प्रिकली एंड जॉन टेस्ट। देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग शॉर्ट आंसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी समझ चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये लॉन्ग आंसर में पूछ लें तो ये मत कहना बोला ये चीज़ तो हम लोगों ने शॉर्ट आंसर में पढ़ ली। ऐसा है कि वैसे कुछ क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड वो आप लोगों के शॉर्ट आंसर में पूछे गए थे कुछ साल पहले, कुछ वेरी शॉर्ट में पूछे गए थे, कुछ जो है वो किस में पूछे गए, लॉन्ग आंसर में पूछे गए। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेना, मतलब इन केस अगर लॉन्ग आंसर में आ जाए तो वहाँ पर ब्रीफ में एक्सप्लेन करना, शॉर्ट में आ जाए कम करना, और वेरी शॉर्ट में आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लिख कर आना, बात खत्म। तो रेगुलरली कौन से टेस्ट होते हैं, सीनियर सिटीजन टेस्ट होते हैं। तो ये आप लोग लिखाना 6 के 6 टेस्ट, उसके बारे में लिख कर आ जाना, मतलब 6 के 6 टेस्ट एनलिस्ट कर देना। और किसी भी 3 को क्या करना है आप लोगों को उनके प्रोसीडर बताने हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है वो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट एंड राइट द पर्पस, प्रोसीडर एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड इन दिस टेस्ट, ठीक है ना। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट पता है, चैप्टर नंबर 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट, ठीक है ना। क्या है, चेक करने के लिए आप लोगों की मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन या आप लोगों की फिटनेस इंडेक्स को चेक करने के लिए हम लोग क्या कराते हैं, कार्डियोवास्कुलर कराते हैं, ठीक है ना। जो एक बेंच बॉक्स पे या वुडन बॉक्स पर परफॉर्म कराते हैं। 16 इंच की हाइट होती है वुमेंस के लिए और 20 इंच की हाइट किसको होती है, मेंस के लिए। तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, 150 स्टेप्स परफॉर्म करते हैं किस में, 5 मिनट में, ठीक है। तो ये इसको हम लोग कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट बोलते हैं। उसका प्रोसीजर आप लोगों को बताना, पर्पस बताना, और क्या क्या इक्विपमेंट्स उसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ आप लोगों को लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट इन डिटेल। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 आ गया, ठीक है ना। तो की वजह से कौन मतलब क्या क्या इफेक्ट होंगे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, की वजह से एक तो आप लोगों का बीपी इंक्रीज होगा, ठीक है ना। सॉरी मतलब बीपी जो है अगर आप लोग शॉर्ट टर्म में कर रहे हो तो इंक्रीज़ हो रहा है, लॉन्ग टर्म में कर रहे हो तो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। साथ के साथ आपका हार्ट रेट इंक्रीज होंगे, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो सारी पॉइंट्स जो है वो आप लोगों को किसमें लिखने, डिटेल लिखने। कुछ के पॉइंट मतलब वो भी लिख देना को कि इतने अमाउंट में मतलब कार्डिक आउटपुट होता है, इतने अमाउंट में स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, इतने मतलब वो आप लोगों की हार्ट बीट जो है वो 72 बीट होती हैं। अगर आप लोग रेस्टिंग रेट में होते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, डिक्रीज़ हो जाती हैं। तो कितनी हो जाएंगी वो आप लोग उसके अंदर लिख देना। तो वो आप लोगों के मार्क्स जो है वो और अच्छे मिलेंगे, एग्जामिनर को समझ आ जाएगा, बोले से बच्चों को सारी यूनिट जो है वो पता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एनलिस्ट अबाउट द कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज एंड देयर मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में बताना है और किसी भी दो को क्या करना, आप लोगों को उसके कॉजेज के साथ एक्सप्लेन करना ब्रीफ। स्पोर्ट्स इंजरीज कौन कौन सी है, सॉफ्ट टिश्यू, बोन इंजरी, और कौन सी है आप लोगों की डिसलोकेशन या जॉइंट इंजरी। तो उसके बारे में आप लोग एनालिस्ट करने के साथ साथ उसके बारे में एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट है वो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11, राइट अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड ब्रीफली डिस्कस अबाउट देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, ठीक है ना। न्यूटन्स के लॉ के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। न्यूटन के 3 लॉ होते हैं, एक आप लोगों का लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन और लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। उनके एप्लीकेशन मतलब स्पोर्ट्स के अंदर कौन कौन से
स्पोर्ट्स के अंदर वो आप लोगों का एक्शन रिएक्शन या इनर्शिया या आप लोगों का एक्सीलरेशन यूज़ होता है, तो उनकी एप्लीकेशन आप लोगों को बतानी है। क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन ट्रेजेक्ट्री, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। एक तो ट्रेजेक्ट्री डिफाइन करना, और कौन कौन से मतलब प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री के ऊपर कौन कौन से मतलब फोर्सेस अप्लाई होते हैं या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना, जो अफेक्ट करते हैं किसको, ट्रेजेक्ट्री को या प्रोजेक्टाइल को। तो वो पॉइंट्स आप लोगों को लिखने हैं, जैसे कि एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, एंगल है, स्पिन है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नोट्स में मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर करे हुए हैं, अपने वीडियोस के अंदर पॉइंट्स क्लियर करे हुए हैं, वन शॉट के अंदर भी क्लियर करे हुए हैं। तो सबका लिंक जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना सोचे समझे इसका आंसर बहुत आसानी से लिख देना, ये कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। बोले ज़्यादा कन्फ्यूज होगे उतने ही मार्क्स जो हैं वो आप लोगों के कट होंगे। क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर लिखने बैठ जाओ, क्योंकि सारे पॉइंट, सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनैलिटी एंड ब्रीफली एक्सप्लेन देयर टाइप्स अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू.एच. शेल्डन एंड सी.जी. जंग्स। पर्सनैलिटी की डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी है, डब्ल्यू.एच. शेल्डन और सी.जी. जंग्स के अकॉर्डिंग बताने। डब्ल्यू.एच. शेल्डन के अकॉर्डिंग कौन कौन से होते हैं पता है, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, मिजोमॉर्फ। सी.जी. जंग्स के अकॉर्डिंग इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और आप लोग का एम्बीवर्ट। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सप्लेन दी मेथड टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। फ्लेक्सिबिलिटी के मेथड बताने हैं कि बोले किस बेसिस पर हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, साथ के साथ इसके एग्जाम्पल के बेसिस पर बताने हैं। वो चैप्टर नंबर 10, ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी वाले पोर्शन में बताया हुआ, नोट्स में आप लोगों को मिल जाएगा। उसी तरीके से एज इट इज़ अगर भी लिखाओगे तो भी आप लोगों के 5 मार्क्स जो हैं वो पूरे पक्के हैं। नेक्स्ट है वो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 डिफाइन द टर्म स्ट्रेंथ, ड्रॉ 8 स्टेशन सर्किट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर अपर बॉडी स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो स्ट्रेंथ एक्सप्लेन करनी है, साथ के साथ 8 स्टेशन बताने हैं सर्किट ट्रेनिंग प्रोग्राम के, कि जो आपके अपर बॉडी को क्या कर सकें, ट्रेन कर सकें, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा सकें अपर बॉडी के लिए। तो ये 8 स्टेशन प्रोग्राम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो इसके बेसिस पे जो है वो आप लोग अपनी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये बताए हुए हैं, और साथ के साथ रेजिस्टेंस के 4 टाइप्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। बोलते हैं ऑन बॉडी रेजिस्टेंस, एक तो 100 मीटर के लिए, रेजिस्टेंस ऑफ इम्प्लीमेंट थ्रोइंग इवेंट है, अपोनेंट बॉक्सिंग जूडो, या फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस क्या होता है, साइकिलिंग होता है। तो ये चीज़ आप लोग लिख लो नोटबुक के अंदर, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट। तो ये इसके बेसिस पर आप लोगों का जो है सर्किट ट्रेनिंग वाला पोर्शन है, स्ट्रेंथ वाला पोर्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है एनलिस्ट द बिग 5 थ्योरीज पर्सनैलिटी, डिस्क्राइब एनी 3 ऑफ देम व्हाइल कंपेयरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सनैलिटी की 5 थ्योरीज बतानी है, वो आप लोगों को पता है कौन कौन सी होती है, कॉन्शियसनेस, एग्रीएबलनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सट्रोवर्जन और आप लोगों की क्या है, ओपननेस। उसके पॉइंट्स बताने हैं, पॉइंट्स लिख देना, ठीक है ना। किस मतलब कॉन्शियसनेस कौन सा होता है, एक्सट्रोवर्जन मेंबर कौन सा होता है, एग्रीएबलनेस मेंबर कौन सा होता है, तो वो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इसके बेसिस पर ये वाला क्वेश्चन जो है वो आप लोग का क्लियर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है वो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी भी आप लोगों को पता है कि जहाँ पे हम लोग वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं एक्यूरेटली और इफेक्टिवली, उसको हम लोग कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बोलते हैं। डिफरेंट मतलब टाइप्स बताए हुए हैं कौन कौन से हैं, डिफरेंशिएशन, रिएक्शन, बैलेंस, रिदम और एडेप्टेशन। इनकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो इनको एज इट इज़ अगर आप लोग लिख कर आ जाओगे तो आप लोगों के 5 मार्क्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। तो चलो इसी के साथ हम लोग आगे तरफ चलते हैं, और आगे कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना, आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, शेयर करना, लाइक करना, हमारे चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो से वंचित ना रह सकें। आपको लेटेस्ट वीडियो हमारी लगातार मिलती रहे। और इन केस अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया, कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, साथ के साथ हम आपको उसका आंसर दे देंगे। और एक और चीज़, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग आपके पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लाइव क्लास लेकर आएँ, तो वो टॉपिक भी आप लोग हमें बताते हैं, बोला भैया इस वाले टॉपिक पर आप लोग लाइव क्लास हमारे लिए लेकर आ जाए, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारी वीडियो जो है कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं हम लोग ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए सीताराम।